अंधेरे में खड़ी कार हमें क्यों दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही उस पर हेडलाइट की रोशनी पड़ती है तो वह चमक उठती है। सुबह उठकर आप सब ने शीशे में अपना चेहरा ज़रूर देखा होगा, है ना? नमस्कार साथियों, आज हम विज्ञान के उस सबसे बड़े जादूगर से मिलने जा रहे हैं जिसके बिना पूरी दुनिया अंधी है, यानी लाइट, प्रकाश से। आज हम डिकोड करेंगे कक्षा 10 का सबसे मज़ेदार और ज़रूरी अध्याय, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपने देखा होगा कि पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज की विज्ञान की यात्रा प्रारंभ करते हैं और इतने बड़े महत्वपूर्ण पाठ को सिर्फ आधे घंटे के सफ़र में पूरा समझते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को। बने रहिए मेरे साथ। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, अध्याय 9, कक्षा 10, विज्ञान। प्रकाश वह संवेदना है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यह ऊर्जा का एक रूप है। जरा सोचिए, दृष्टि के बिना संसार कैसा होगा? प्रकाश ही सब वस्तुओं को देखना संभव बनाता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में संवेदना जगाता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आज के अध्याय में हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय दर्पण की कार्यप्रणाली को सीखेंगे। प्रकाश हमेशा एक सीधी और सरल रेखा में चलता है। इसकी एक अनोखी ड्वल प्रकृति होती है। यह तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कणों की तरह भी। निर्वात में इसकी रफ्तार सबसे तेज यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन को। जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आती है, ठीक वैसे ही जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो वे वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इसी को हम परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के 2 जादुई नियम हैं। पहला नियम, जिस कोण पर प्रकाश सतह से टकराता है ठीक उसी कोण पर वापस लौटता है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही समतल पर होते हैं। दर्पण घूमे हुए या वक्र आकार के होते हैं। इन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इन्हें चम्मच के उदाहरण से समझते हैं। अगर परावर्तक सतह चम्मच के अंदरूनी हिस्से जैसे अंदर की तरफ मुड़ी हो तो वह अवतल दर्पण है, और अगर सतह चम्मच के पीछे हिस्से की तरह बाहर उभरी हो तो वह उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। प्रस्तुत स्लाइड में अवतल दर्पण की अंदरूनी वक्रता की संरचना दर्शाई गई है। गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला, दर्पण का केंद्र, जिसको ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जहां मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब बात करेंगे अवतल दर्पण से फोटो या प्रतिबिंब बनाने के नियमों की।
अवतल दर्पण से फोटो या प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम हैं। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी और दूसरा, फोकस से आने वाली किरण टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें उसी रास्ते वापस लौट जाती है और चौथा, ध्रुव पर टकराने वाली किरणें समान कोण बनाते हुए निकल जाती। अब अवतल दर्पण का विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण को समझेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु को अलग अलग जगह रखने पर अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु सी से परे हो तो छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सी पर रखने पर बराबर आकार का बनता है, लेकिन जब वस्तु बहुत करीब यानी ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत बड़ा और सीधा बनता है। अवतल दर्पण के कई व्यवहारिक उपयोग हैं। टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग तेज प्रकाश पुंज पाने के लिए किया जाता है। डेंटिस्ट और सेविंग मिरर में इसका उपयोग चेहरे तथा दांतों को बड़ा और साफ देखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। इसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ होती है और इसका फोकस दर्पण के पीछे आभासी होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वस्तु कहीं भी रखी हो, यह हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। छोटा बनाने के कारण यह हमें पीछे का एक बहुत बड़ा और व्यापक क्षेत्र दिखा पाता है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग की। इसी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा उपयोग गाड़ियों के साइड शीशों में यानी रियर व्यू मिरर के रूप में होता है, ताकि ड्राइवर पीछे से आ रहे बड़े ट्रैफिक को आसानी से देख सकें। इसके अलावा दुकानों में सुरक्षा या चोरी रोकने के लिए भी ये लगातार लगाए जाते हैं। पाते हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पर। विज्ञान में जब हम दर्पणों से जुड़े न्यूमेरिकल प्रश्न हल करते हैं तो हमें दूरियों को मापने के लिए एक नियम की जरूरत होती है, जिसे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यह किसी नक्शे की तरह कार्य करता है। अब बारी है दर्पण के दूसरे नियम की। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक मानी जाती है। इसके लिए नियम बहुत आसान है। पहला, सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव और पी से नापते हैं। दूसरा, जिस दिशा में रोशनी आ रही है उस तरफ की दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके विपरीत जिस दिशा में दूरियां ऋणात्मक यानी नेगेटिव होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे की ऊंचाई नेगेटिव मानी जाती है। इस नियम के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी U हमेशा ऋणात्मक ही ली जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर के दो सबसे जरूरी गणितीय सूत्रों पर। पहला है दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f, जो वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है। और दूसरा सूत्र है आवर्धन का, m = h'/h बराबर -v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h का अनुपात।
जो हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के मुकाबले कितना गुना बड़ा है या छोटा है। आवर्धन के मान को समझना बहुत मजेदार है। अगर m का मान 1 है तो प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के बराबर, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बना है, और अगर 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। ये सूत्र जादू के मंत्र की तरह सारे सवालों को आसान कर देते हैं। अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। दर्पण के परावर्तन के बाद अब हम प्रकाश के दूसरे सबसे बड़े चमत्कार को समझेंगे। इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में कदम रखता है तो वह थोड़ा मुड़ जाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की दिशा में होने वाले इस बदलाव को अपवर्तन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल बदल जाती है। जब प्रकाश हवा जैसे विरल रेयर माध्यम से कांच या पानी जैसे सघन यानी कि डेंसर माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। एक आयताकार गुटके की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। जब हम कांच के एक आयताकार टुकड़े से प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश दो बार मुड़ता है, एक बार अंदर जाते समय और एक बार बाहर आते समय। दिलचस्प बात यह है कि बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण आने वाली किरणों के बिल्कुल समांतर होती है, बस वह अपने रास्ते से थोड़ी खिसक जाती है, जिसे हम पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश कितना मुड़ता है। कोई माध्यम प्रकाश को कितना मोड़ेगा यह उसके अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स n से पता चलता है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है, जिसका मतलब है कि यह सबसे ज्यादा प्रकाश मोड़ता है। इनके नियमों को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के इस सिद्धांत पर जो जादुई चीज काम करती है उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस कांच और प्लास्टिक का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दोनों तरफ से वक्र या गोलीय सतह से घिरा होता है। इसका मुख्य काम प्रकाश की किरणों को मोड़कर उनका रास्ता बदलना होता है, जैसे हमारे चश्मों में। अपवर्तन के इस सिद्धांत पर जो जादुई चीज काम करती है उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस कांच या प्लास्टिक का एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दोनों तरफ के वक्र या गोलीय सतहों से घिरा होता है। इसका मुख्य काम प्रकाश की किरणों को मोड़कर उनका रास्ता बदलना होता है, जैसे हमारे चश्मों में। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह रोशनी की किनारों को एक जगह इकट्ठा करता है। दूसरा अवतल लेंस, यह बीच में पतला और किनारों से मोटा होता है। यह किरण को चारों तरफ फैला देता है। इन्हीं गुणों के कारण इनके उपयोग भी अलग-अलग होते हैं। जैसे उत्तल लेंस किरणों को समेटता है, इसलिए इसका उपयोग दूरदर्शिता के चश्मों में और माइक्रोस्कोप में होता है। जबकि अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका उपयोग निकटदर्शिता यानी पास के चश्मे बनाने में किया जाता है। चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि ये दोनों लेंस प्रकाश के साथ कैसे विज्ञान का खेल खेलते हैं और प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाएं हाथ पर उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। वहीं दाएं हाथ पर
अवतल लेंस किरणों को दूर फैला सकते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी कहते हैं। अब बात है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम याद रखिए। पहला, लेंस के केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस F2 से होकर चली जाती है। और तीसरा, फोकस F1 से आने वाली किरण अपवर्तन के बाद अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस की पहली 2 स्थितियां देखते हैं। जब वस्तु बहुत दूर यानी अनंत पर हो तो उसकी इमेज फोकस F2 पर एक छोटे बिंदु के आकार की बनती है। और जब वस्तु को थोड़ा पास यानी 2F से पीछे रखते हैं तो प्रतिबिंब F2 और 2F के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब तीसरी स्थिति में हम वस्तु को देखते हैं। जब वस्तु को ठीक 2F यानी C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अभी दूसरी तरफ के 2F2 यानी C2 पर बिल्कुल समान आकार का बनता है। तो चौथी स्थिति में जब वस्तु को और पास यानी 2F1 और F1 के बीच लाते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर चला जाता है और वस्तु को काफी बड़ा बनाता है। आती है एक चरम स्थिति। जब हम वस्तु को ठीक फोकस पर रख देते हैं तो लेंस से निकलने के बाद किरणें आपस में समांतर हो जाती हैं और कभी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब बहुत दूर यानी अनंत पर बनेगा और आकार में बहुत ही विशाल और बड़ा होगा। लेकिन उत्तल लेंस में भी अपवाद हैं। जब वस्तु लेंस के बहुत ही ज्यादा करीब यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाती हैं, तो किरणें आगे मिलने के बजाय फैल जाती हैं। इसे पीछे बढ़ाने पर वस्तु की तरफ से एक बहुत बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस हमेशा एक ही प्रकार का व्यवहार करता है। अनंत पर से तो फोकस पर, सीमित दूरी पर तो फोकस और ओ के बीच। प्रकृति हमेशा आभासी और सीधा। दूसरी तरफ हमारा अवतल लेंस बहुत ही सीधा है। वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, यह हमेशा एक जैसा बर्ताव करता है। यह हमेशा वस्तु की तरफ फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बहुत छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो हमने क्या पैटर्न सीखा? उत्तर लेंस की प्रकृति दूरी के हिसाब से बदलती रहती है। ज्यादातर वास्तविक और उल्टा पर बहुत पास आने पर आभासी। लेकिन अवतल लेंस हमेशा स्थिर रहता है। यह सिर्फ और सिर्फ छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर पूरा मैट्रिक्स यानी सारांश दिया गया है, जिसे देखकर आप परीक्षा के लिए उत्तल लेंस की सभी 6 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार का सारांश अवतल लेंस के लिए भी प्रदान किया गया है। जैसे हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था, वैसे ही लेंस का सूत्र भी होता है। यहाँ बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। यह प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात है। अब बात करते हैं लेंस के पावर की यानी लेंस की शक्ति की। लेंस की शक्ति का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह होता है।
हमारी आंख के अंदर भी एक प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है जो रेटिना पर इमेज बनाता है तथा इसके अलावा कैमरे और दूरबीन में भी अलग-अलग क्षमता के लेंसों का अद्भुत कॉम्बिनेशन कर इस्तेमाल किया जाता है। लेंस की जो पावर है इसका मात्रक डायोप्टर है और इसको ज्ञात करने का सूत्र है P बराबर 1/f। उदाहरण, यदि किसी लेंस के लिए f 20 सेंटीमीटर है तो P बराबर 1/0.2 बराबर 5। और अगर उत्तल लेंस की बात होगी तो ये होगा +5D। और अगर अवतल लेंस की बात होगी तो ये ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों, यह था प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, अपवर्तन और लेंस का पूरा विज्ञान। उम्मीद है आपको यह चैप्टर बहुत मजेदार लगा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल थिंक एक्सप्लोर एंजॉय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू।